राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज जो है वन्यजीव अभयारण्य चैप्टर का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जो है मैंने डाल रखा है, तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, राजस्थान इंस्टीट्यूट चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको ये मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। तो टोटल वन्यजीव अभयारण्य हैं 27। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 27 है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर राष्ट्रीय मरुद्यान की, जैसे नेशनल डिजर्ट पार्क के नाम से भी हम जानते हैं। तो नेशनल डिजर्ट पार्क इसको कह देते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले में राष्ट्रीय मरुद्यान का विस्तार है। तो जैसलमेर और बाड़मेर यहाँ पर इसका जो है विस्तार है राष्ट्रीय मरुद्यान का। ये पूछे जाते हैं कि कहाँ पर इनका विस्तार है, कौन से ज़िले में है राष्ट्रीय मरुद्यान? जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये। कुल क्षेत्रफल जो है राष्ट्रीय मरुद्यान का वो कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर है। तो 3162 वर्ग किलोमीटर एरिया पर ये राष्ट्रीय मरुद्यान फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाए जाते हैं? गोडावन पक्षी पाया जाता है। यहाँ पर पीवना सांप पाया जाता है। पीवना सांप की मैं आपको एक विशेषता बता देता हूँ। ये पीवना सांप जो है रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं वहाँ क्या करता है, ये उनकी छाती पर बैठ जाता है और छाती पर बैठ करके जैसे वो सांस लेते हैं तो सांस के साथ ये जहर को छोड़ता है। तो सांस के साथ उनके तालमेल बनाता है। छाती पर बैठकर सांस के साथ जो है तालमेल बनाता है। सांस में धीरे धीरे जहर छोड़ता रहता है और वो व्यक्ति जो है सोता सोता ही मर जाता है। कोई मान लो आदमी सो रहा है यहाँ पर, तो छाती पर बैठ करके ये सांस के साथ जहर छोड़ता रहेगा और धीरे धीरे उसके सांस के साथ अंदर जाएगा जहर, और जो है अंत में जा करके वो व्यक्ति मर जाएगा। तो ये पीवना सांप जो है रेगिस्तानी सांप है, रेगिस्तान में पाया जाता है। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में ये आपको मिल जाएगा। डेजर्ट कैट नाम से भी वहाँ पर आपको मिलती है, रेगिस्तानी बिल्ली। डेजर्ट कैट भी इस राष्ट्रीय मरुद्यान में आपको मिलती है। सैंड फिश नाम से एक सांप की एक प्रजाति है, सैंड फिश। ये भी जो है आपको मिल जाएगी यहाँ पर राष्ट्रीय मरुद्यान में। और यहाँ पर फिश लग रहा है, फिश का मतलब मछली नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है। सैंड फिश ये क्या है? एक सांप जैसा ही होता है, रेंगने वाला ही एक जीव है जो कि वहाँ की मिट्टी में मिलता है, इस वजह से इसको सैंड फिश हम कह देते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है ये जैसलमेर में है। ये भी राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर ये पार्क स्थित है। इसे हम आकलवुड फॉसिल पार्क कहते हैं। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। तो वहाँ पर जीवाश्मों के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क में। ये कहाँ है? जैसलमेर में है, राष्ट्रीय मरुद्यान के अंतर्गत। तो यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर बाड़मेर में। स्थापना 1981 में हुई थी इस मरुद्यान की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुद्यान है। कुल इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है गोडावन पक्षी पाया जाता है, पीवना सांप, डेजर्ट कैट, सैंड फिश, आकलवुड फॉसिल पार्क जो कि जैसलमेर में है। ये भी राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। तो साथियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे अभयारण्य की, जिसका नाम है सरिस्का अभयारण्य। ये कहाँ पर है? अलवर ज़िले में है सरिस्का अभयारण्य। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरे ग्रीन कलर के यहाँ पर कबूतर मिलते हैं। हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है सरिस्का अभयारण्य। यहाँ पर मोर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। रीसस नाम का मकाका रीसस बंदर की एक प्रजाति है, तो ये भी यहाँ पर मिलती है। नील गाय मतलब नीले रोज जिनको हम बोलते हैं, तो नील गाय भी यहाँ पर मिलते हैं। रोजड़ा जिनको हम बोलते हैं, नील गाय यहाँ पर मिलती है। पांडुपोल भर्तरी का मंदिर भी यहाँ पर है। पांडुपोल का मंदिर है, भर्तरी का मंदिर यहाँ पर है। और नीलकंठ महादेव का मंदिर भी जो है ये सरिस्का अभयारण्य के ही अंतर्गत है। ये महादेव का मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर। ये सरिस्का अभयारण्य में ये जो है कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है? ये सरिस्का अभयारण्य में है, अलवर ज़िले में। तो ये ध्यान रखना है, नीलकंठ महादेव का मंदिर। कई बार RS एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, नीलकंठ महादेव का मंदिर, क्योंकि आपसे मंदिरों का जब मिलान करवाएगा तो वहाँ पूछ सकता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो यहाँ पर मिलान करवाएगा, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर सामने दे देगा, जिले का नाम, 4 मंदिरों के नाम लिख देगा और उनके मिलान करवाएगा। तो नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर, ये ध्यान रखना है, सरिस्का अलवर में है। पारासर मंदिर भी है वहाँ पर सरिस्का अभयारण्य में। कांकनवाड़ी का किला भी वहाँ पर है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, कांकनवाड़ी का किला है। और कैलाश सांकला प्रकृति व्याख्यान केंद्र भी वहाँ पर है। कैलाश सांकला प्रकृति जो व्याख्यान केंद्र है उसको 1998 में स्थापित किया गया था सरिस्का अभयारण्य में। तो कैलाश सांकला प्रकृति व्याख्यान केंद्र जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। तीसरे अभयारण्य की मैं यहाँ पर बात करूँगा, दर्रा अभयारण्य। तो दर्रा अभयारण्य जो है वो कोटा में है, कोटा और झालावाड़ ज़िले में है। और यहाँ पर जो है ये 2 ज़िलों में इसका विस्तार है, कोटा और झालावाड़ में दर्रा अभयारण्य का।
यहाँ पर गागरोनी तोते पाए जाते हैं। गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में है। तो गागरोनी तोते यहाँ पर मिलते हैं, जिनको हम हीरामन तोते के नाम से भी जानते हैं। ये गागरोनी तोते जो होते हैं ये मनुष्य की नकल निकाल सकते हैं, सेम टू सेम उनके जैसे शब्दों को ये बोल सकते हैं। ये दर्रा अभ्यारण्य में मिलते हैं गागरोनी तोते, जिसे हम हीरामन तोते भी कहते हैं। रावल रतन सिंह के टाइम में ये आपने सुना होगा गागरोनी तोते के बारे में। और यहाँ पर गागरोन का किला भी है, झालावाड़ में है गागरोन का किला, जो कि दर्रा अभ्यारण्य के क्षेत्र में ही आता है गागरोन का किला भी। रियासत काल में वहाँ पर औदियाँ होती थी, जिनमें से जो है बैठ करके देख सकते थे उनको हम। कोई अभ्यारण्य में रखना होता था तो वहाँ से बैठ करके उस पे से हम देख सकते थे। तो रियासत कालीन वहाँ पर औदियाँ हैं दर्रा अभ्यारण्य के क्षेत्र में। रावठा महल भी वहाँ पर बना हुआ है, और अबलीमीणी का महल जो है ये भी कोटा में है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, कई बार पूछा गया है अबलीमीणी का महल कहाँ पर है, कोटा जिले में है। तो ये दर्रा अभ्यारण्य के क्षेत्र में ही स्थित है। नेक्स्ट अभ्यारण्य है यहाँ पर ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू जिले में है। तो ताल छापर अभ्यारण्य में जो है काले हिरण मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण, कुरंजा पक्षी मिलता है, जैसे हम डोमिजाइल क्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो कुरंजा पक्षी जैसे हम डोमिजाइल क्रेन कह देते हैं। और ग्रेलैंड ग्रूज नाम से भी यहाँ पर कुछ मिलता है, एक पक्षी है कोई शायद ये ग्रेलैंड ग्रूज। तो ये भी ताल छापर अभ्यारण्य में मिलता है। तो सिटी सबन के नाम से भी पता नहीं, इसका कन्फर्म तो मेरे को पता नहीं है ग्रेलैंड ग्रूज क्या है, लेकिन ये जो है ताल छापर अभ्यारण्य में मिलता है चूरू में। तो ये यहाँ पर मिलता है, इसे सल्टी सबन के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रेलैंड ग्रूज कहीं भी नाम आपको आ जाए तो ध्यान रखना ताल छापर अभ्यारण्य में ये मिलता है। तो काले हिरण के लिए ताल छापर अभ्यारण्य फेमस है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में ये अभ्यारण्य है। तो पांचवा है यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, तो ये कई जिलों में फैला हुआ है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, इन जिलों में चंबल अभ्यारण्य फैला हुआ है। तो चंबल के दोनों साइड में जो है, चंबल नदी के दोनों साइड में 1-1 किलोमीटर में राजस्थान में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में ये फैला हुआ है, दोनों मतलब चंबल नदी के दोनों साइडों में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे, सर्वाधिक इसमें क्या पाया जाता है? घड़ियाल पाया जाता है। घड़ियाल जो है मगरमच्छ ही होता है, मगरमच्छ की प्रजातियाँ होती हैं कई, तो उनमें घड़ियाल भी एक मगरमच्छ की प्रजाति है। तो गंगाई डॉल्फिन, जिसे हम गांगेसूस के नाम से भी जानते हैं, वो भी यहाँ पर मिलता है। गंगाई डॉल्फिन या गांगेसूस, ऊदबिलाव यहाँ पर पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को 2 मार्च 2020 को इको सेंसिटिव जोन में इसको शामिल किया गया। इको सेंसिटिव जोन क्या है? पर्यावरण संवेदी एक क्षेत्र बनाया गया है। तो पर्यावरण के प्रति संवेदी क्षेत्र इसको मानते हैं हम, इसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। तो पर्यावरण संवेदी जोन जो है इसको घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 जून 2020 को इसको घोषित किया गया है हाल ही में, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें थी। यहाँ पर घड़ियालों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है चंबल अभ्यारण्य, उसके बाद गांगे, डॉल्फिन, ऊदबिलाव, इनके लिए भी ये फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपन, यहाँ पर बात करते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की। तो यहाँ पर आप देखोगे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है यहाँ पर, उसकी मैं बात करता हूँ। ये राजसमंद, पाली और उदयपुर ज़िले में इसका विस्तार है। तो कुंभलगढ़ जो है राजसमंद, पाली और उदयपुर ज़िले में इसका विस्तार है। सबसे ज़्यादा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं? भेड़िए पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? भेड़िए पाए जाते हैं। और बनास नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजसमंद में ही है बनास नदी का उद्गम, खमनौर राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। तो वहाँ कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है, वहीं से बनास नदी का ये खमनौर से उद्गम होता है। और रनकपुर में जैन मंदिर जो है वो पाली में है, रनकपुर का जैन मंदिर पाली, जो कि 1444 कलात्मक खम्भों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी जो है रनकपुर का जैन मंदिर जो है ये भी कुंभल अभ्यारण्य के क्षेत्र में ये भी इसका विस्तार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रनकपुर का जैन मंदिर जो है, रनकपुर एक स्थान है पाली जिले में, तो वहाँ पर 1444 खम्भों वाला ये मंदिर है। इस मंदिर में 1444 खम्भे लगे हुए हैं। तो रनकपुर का जैन मंदिर भी ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भेड़िए पाए जाते हैं, जो कि जो है भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, वो भेड़िए इसमें जो है अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो नाम से यहाँ पर आप देखोगे कुंभल, भल से यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर भेड़िए। तो कुंभलगढ़ में जो है भेड़िए पाए जाते हैं।
आगे आप देखोगे यहाँ पर साथियों गजनेर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है गजनेर अभ्यारण्य। तो गजनेर बीकानेर, तो गजनेर में भी नेर लगा हुआ है पीछे और बीकानेर में भी नेर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जिला याद रख लेना, गजनेर मतलब बीकानेर। तो रेत का तीतर यहाँ पर पाया जाता है, जिसे हम बड़बड़ पक्षी के नाम से भी जानते हैं। तो बड़बड़ पक्षी के नाम से भी इसको जानते हैं, रेत का तीतर भी इसे हम कह देते हैं। तो ये जो है इस अभ्यारण्य में पाया जाता है, गजनेर अभ्यारण्य में। इसे इम्पीरियल सैंड गाउज के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये भी इसके उपनाम हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे रेत का तीतर, बड़बड़ पक्षी या फिर इम्पीरियल सैंड गाउज के नाम से भी इस अभ्यारण्य, इस पक्षी को जाना जाता है। ये पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, ये गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें अभ्यारण्य की, जो कि माउंट आबू अभ्यारण्य है। ये माउंट आबू जो है एक स्थान है सिरोही जिले में, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है माउंट आबू अभ्यारण्य। ये इसकी स्थापना जो की गई 2008 में की गई। तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। तो माउंट आबू अभ्यारण्य की स्थापना 2008 में की गई। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगली मुर्गे, भालू और एक घास पाई जाती है, जिसे हम अंबरतरी घास के नाम से या फिर इसे डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस कह देते हैं हम। इसका जो है वैज्ञानिक नाम है डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। तो ये अंबरतरी घास या डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस, ये एग्जाम में पूछा गया है कि डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस जो घास है, नाम से पता चल रहा है इसमें, मतलब माउंट आबू अभ्यारण्य में पाई जा रही है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। कई बार वो आबुएंसिस मान लो नाम नहीं देता है आपको, डिक्लिप्टेरा दे देता है, तब भी आपको ध्यान रखना है ये माउंट आबू अभ्यारण्य में पाई जाने वाली एक घास है। जंगली मुर्गे भी यहाँ पर पाए जाते हैं, भालू भी उस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य में। ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन जिलों में इसका विस्तार है। सीता माता अभ्यारण्य का प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। यहाँ पर सीता माता का मंदिर भी है, लवकुश के नाम से यहाँ पर झरने भी बने हुए हैं। सागवान के वहाँ पर वन पाए जाते हैं। पेड़ पर पाए जाने वाला मेंढक, जिसे हम हायला के नाम से जानते हैं, तो वृक्ष मेंढक को हम हायला बोलते हैं। जो वृक्ष पर पाए जाने वाला मेंढक है उसे हायला के नाम से हम जानते हैं। तो ये मेंढक भी इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। उड़न गिलहरी जो है इस अभ्यारण्य में पाई जाती है। चौसिंगा हिरण जो है वो भी इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। और सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ भी जो है इस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। तो जड़ी बूटियों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर जो है, सबसे ज़्यादा जो है औषधियाँ बनाने की जो जड़ी बूटियाँ वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है सीता माता अभ्यारण्य में। सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। जैव विविधता का मतलब यहाँ पर नई नई पेड़ों की और जो है पक्षी या फिर जानवरों की यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर मिलते हैं आपको, तरह तरह के जानवर यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं जैव विविधता। तो यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। चीतल की मातृभूमि इसे कहते हैं, क्योंकि चीतल जो है यहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर चीतल की मातृभूमि के नाम से इसे जानते हैं। और जाखम बांध जो है प्रतापगढ़ में है, ये भी सीता माता अभ्यारण्य के क्षेत्र में आता है। तो जाखम बांध के लिए भी ये अभ्यारण्य फेमस है, इसके ही क्षेत्र में, अभ्यारण्य के क्षेत्र में ही जाखम बांध आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सीता माता का मंदिर है, लवकुश के झरने हैं, सागवान के वन भी इस अभ्यारण्य में है। पेड़ पौधों पर पाए जाने वाला मेंढक, हायला वृक्ष मेंढक जिसे हम बोलते हैं, ये भी यहाँ पर मिलता है। उड़न गिलहरी मिलती है, चौसिंगा हिरन, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक जैव विविधता सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। चीतल की मातृभूमि और जाखम बांध के लिए सीता माता अभ्यारण्य जो है फेमस है। अगला यहाँ पर हम बात करेंगे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, ये उदयपुर में पड़ता है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य सर्वाधिक यहाँ पर वानस्पतिक विविधता, मतलब यहाँ पर तरह तरह की वनस्पति जो है यहाँ पर मिलती है। तो सबसे ज़्यादा वानस्पतिक विविधता जो है हमको फुलवारी की नाल, जो कि उदयपुर में है, इस अभ्यारण्य के क्षेत्र में मिलती हैं। पेड़ों पर पाए जाने वाला सांप, जिसे हम ईसाबेलाइन व्हीप स्नेक के नाम से जानते हैं, वो भी इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो पेड़ का सांप, जिसे हम ईसाबेलाइन क्या कहते हैं, व्हीप स्नेक कह देते हैं, तो ईसाबेलाइन व्हीप स्नेक जो है ये इस अभ्यारण्य के क्षेत्र में पाया जाता है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के क्षेत्र में। और यहाँ पर 3 नदियों का उद्गम भी होता है, जिस सोम, मानसी और जाखम, ये तीनों नदियाँ जो हैं, सोम, मानसी, जाखम, इन तीनों नदियों का उद्गम भी इस अभ्यारण्य के क्षेत्र में होता है। और NH 76 के नज़दीक ये अभ्यारण्य पड़ता है। तो NH 76 के नज़दीक है सबसे ज़्यादा। और सर्वाधिक वानस्पतिक विविधता, पेड़ पर पाए जाने वाला सांप ईसाबेलाइन व्हीप स्नेक फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में पाया जाता है। सोम, मानसी, बाकल नदियाँ जो हैं उनका उद्गम भी इसमें होता है। NH 76 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। नेक्स्ट 11वें नंबर के मैं अभ्यारण्य की बात करता हूँ। यहाँ पर रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य, जो कि चूरू जिले में पड़ता है। रामगढ़ बिजधारी जो है, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना है, रामगढ़ बिजधारी चूरू नहीं, यहाँ पर बूंदी आना चाहिए। तो रामगढ़ बिजधारी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बूंदी है यहाँ पर, चूरू नहीं है, कट करके आपको ध्यान रखना है, बूंदी।
तो रामगढ़ बिजदारी में आपको यहाँ चूरू नहीं, यहाँ इसकी जगह पर आपको बूंदी लिख लेना है, बूंदी। रामगढ़ अभ्यारण्य, रामगढ़ बिजदारी अभ्यारण्य कहाँ है? ये बूंदी में है। और 1982 में इसे क्या बनाया गया? 1982 में इसको जो है बाघ परियोजना में शामिल किया, सॉरी, इसमें 1982 में जो है यहाँ पर बाघ लाए गए थे, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पर जो है बाघ नहीं होने पर भी यहाँ पर जो है इसको जो है बाघ परियोजना में, अब तो फिलहाल तो इसमें यहाँ पर बाघ भी ला दिए गए, पहले इसमें बाघ नहीं थे, अब इसको जो है बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है रामगढ़ बिजदारी को। यहाँ पर पहले क्या था, बाघ परियोजना में इसको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाघ पाए जाते थे, तो इस वजह से फेमस था पहले से ही रामगढ़ बिजदारी, जो कि ये कहाँ पर है? बूंदी में है। ये चूरू मिस्टेक से यहाँ पर आ गया है, प्रिंटिंग में हो सकता है उस टाइम ध्यान नहीं गया हो, तो यहाँ पर काट लेना है इसको, चूरू ना करके बूंदी ध्यान रखना है। तो रामगढ़ बिजदारी जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? बूंदी में है। तो रामगढ़ बिजदारी अभ्यारण्य बूंदी में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पर जो है बाघ नहीं होने पर भी, पहले इसको बाघ परियोजना में शामिल नहीं किया गया था जब इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, लेकिन अब ये जो है जून 2021 में इसको बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अपडेटेड क्वेश्चन है कि जून 2021 में कौन सा चौथा बाघ परियोजना में शामिल की गई है? तो रामगढ़ बिजदारी अभ्यारण्य, जो कि बूंदी जिले में है, इसको शामिल किया गया है। पहले यहाँ पर बाघ नहीं होने के कारण भी, ये बाघ परियोजना नहीं होने पर भी इसमें बाघ पाए जाते थे। यहाँ पर रामगढ़ बिजदारी में जो है विषैले सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इस वजह से इसको बिजदारी के नाम से जाना जाता था। तो रामगढ़ बिजदारी जो है, यहाँ पर विषैले सांपों की बहुत सारी प्रजातियाँ इस अभ्यारण्य में फ़िलहाल भी पाई जाती हैं। अगला है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। 1980 में इस अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, नाहरगढ़ अभ्यारण्य की। और इसमें राजकीय पशु चिंकारा पाया जाता है। राजस्थान का पहला जैविक पार्क भी जो है ये इस अभ्यारण्य में स्थापित किया गया था। इसे वर्ल्ड क्लास जू में स्थापित किया जा रहा है। तो राज्य का पहले जैविक पार्क, इसे वर्ल्ड क्लास जू में अब स्थापित किया जा रहा है। ये इसी अभ्यारण्य के क्षेत्र में आता है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। तो यहाँ पर राजकीय पशु चिंकारा, राज्य का पहला जैविक पार्क जिसे हम वर्ल्ड क्लास जू में स्थापित कर रहे हैं, वो भी इसी अभ्यारण्य के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर में है। 1987 में उसकी स्थापना हुई थी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की। और राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क जो है वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य दूसरा है, और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो था पहला जैविक पार्क उसी में है। अगली हम बात करेंगे, तो साथियों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि लैब असिस्टेंट का जो अपना कोर्स है राजस्थान जीके का, वो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके आप परचेज कर सकते हो। 9664 39 60 24 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और यहाँ पर जो है आपको पूरा ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, आपको पूरा जो है कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, पूरी नोट्स साथ में वीडियो भी आपको दी जाएंगी। तो पूरा कोर्स जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। नाम मात्र की शुल्क है अपनी 500 रुपये में राजस्थान जीके का और 500 रुपये में साइंस का कोर्स अवेलेबल है। तो जो है आप मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाया जाएगा। महावीर सर लैब असिस्टेंट ये अपना नाम है। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट अपने चैनल का नाम है। तो इसके नाम पर ही आपको जो है पूरा प्रिंटेड कंटेंट मिलेगा और जो है आपको पूरी वीडियोज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर 14वां वन्यजीव अभ्यारण्य है जयसमंद अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो 1955 में इसको स्थापित किया गया और सबसे ज़्यादा यहाँ पर तेंदुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इनकी स्थापना याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो नया सबसे बड़ा और सबसे छोटा या फिर जो हाल ही में बनाया गया है उनकी स्थापना आपको याद रखनी है। तो जयसमंद अभ्यारण्य जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर तेंदुए पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जयसमंद अभ्यारण्य जो उदयपुर में है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तेंदुए पाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला है जवाहर सागर अभ्यारण्य। ये कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में जवाहर सागर अभ्यारण्य फैला हुआ है और 1975 में स्थापना हुई थी। घड़ियाल और मगरमच्छ यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है यहाँ पर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में, इसमें भी क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। और जवाहर सागर में घड़ियाल के साथ मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। तो घड़ियाल भी एक तरह का मगरमच्छ जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है अंतर है मगरमच्छ और घड़ियाल में, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो ऊपरी थोबड़ा होता है उसमें अंतर होता है, एक का नुकीला होता है, एक का थोड़ा चौड़ा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगला सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर में है। 20 जून 2012 को, इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए, 20 जून 2012 को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। इसका क्षेत्रफल मात्र 3.01 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है। इसे सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये सरिस्का ए के नाम से भी इसको हम जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सरिस्का ए ध्यान रखना है इसमें, सरिस्का ए। तो ये सरिस्का ए अभ्यारण्य जो है ये पूछा गया है, सरिस्का ए। तो ये सरिस्का ए अभ्यारण्य जो है ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको सरिस्का ए के नाम से जानते हैं हम, सरिस्का ए या सरिस्का ए बोल देते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 20 जून 2012 को बनाया गया था। अगला है यहाँ पर शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये 12 में है, 1983 में इसको बनाया गया। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है सांप पाए जाते हैं, तो सांपों की शरण स्थली के नाम से भी इसे जाना जाता है। और विषैले सांप सबसे ज़्यादा रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जबकि शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है इसे सांपों की शरण स्थली के नाम से हम जानते हैं। और 12 डिस्ट्रिक्ट में ये अभ्यारण्य पाया जाता है। तो ये जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है 12 डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है यहाँ पर अब केसरबाग अभ्यारण्य, ये धौलपुर में है। अब ये कुछ अभ्यारण्य आपको डायरेक्ट इनके नाम याद रखने हैं और इनके ज़िले के नाम याद रखने हैं। अब रामसागर वन विहार, ये भी कहाँ पर है, धौलपुर में। दोनों की स्थापना धौलपुर वालों की 1955 में हुई थी। तो केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में है, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है, केसरबाग और रामसागर वन विहार दोनों धौलपुर जिले में है। अगला है 21वां अभ्यारण्य, यहाँ पर मैं बात करता हूँ बस्सी अभ्यारण्य की, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। बंदबारेटा अभ्यारण्य कहाँ पर है, बंदबारेटा जो अभ्यारण्य है ये भरतपुर में है। 1985 में बंदबारेटा की स्थापना हुई थी। तो ये बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना है। बस्सी जयपुर में भी है, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ में है। ये एक बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है, तो ध्यान रखना बस्सी अभ्यारण्य जो है चित्तौड़गढ़ वाला है। यहाँ पर आपको काट करके कहीं जयपुर कर लो, तो यहाँ पर ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ में है। अगला है बंदबारेठा अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, भरतपुर में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। बंदबारेठा जो है ये कहाँ पर है, भरतपुर में है। अगला है यहाँ पर सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, जो कि सवाई माधोपुर में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। सवाई से आप याद रखना, सवाई माधोपुर में भी सवाई है और इस अभ्यारण्य के नाम पर भी सवाई लगा हुआ है। तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। जंबा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी जंबा रामगढ़ अभ्यारण्य की। ये कहाँ है, जयपुर में। अगला है केला अभ्यारण्य, जो है ये करौली और सवाई माधोपुर 2 जिलों में इसका विस्तार है। केला देवी अभ्यारण्य का 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, धौक के वन पाए जाते हैं। तो धौक के वन सबसे ज़्यादा किस अभ्यारण्य के क्षेत्र में पाए जाते हैं, केला देवी जो अभ्यारण्य है करौली सवाई माधोपुर में, तो उसमें सबसे ज़्यादा धौक के वन पाए जाते हैं। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य जो है ये अजमेर, पाली और राजसमंद इन 3 जिलों में ये फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है अजमेर में, उसके बाद फिर पाली में, फिर राजसमंद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको रावली टोडगढ़ या फिर अरावली टोडगढ़ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो अरावली टोडगढ़ अभ्यारण्य भी इसको कह देते हैं। और कई जगह आपको मिलेगा रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, तो ये आपको ध्यान रखना है। रावली बोल दो या अरावली, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला वाले क्षेत्र में ही है, तो इसको अरावली टोडगढ़ भी कह देते हैं। तो अजमेर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। इनकी स्थापना आपको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुख्य की स्थापना याद होनी चाहिए। जैसे सरिस्का है सबसे छोटे की, आपको याद होना जरूरी है। अगला है 27वें नंबर का अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। ये सवाई माधोपुर में है। वो सवाई मानसिंह था, वो भी सवाई माधोपुर में था, लेकिन एक सवाई माधोपुर नाम से भी है, तो वो सवाई माधोपुर में है। वर्तमान में यह रणथंभौर राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य में है उसमें इसको शामिल कर लेते हैं हम। तो वर्तमान में सवाई माधोपुर अभ्यारण्य को भी ये जो है रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में हम शामिल कर लेते हैं। तो ये 27 आपको राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य हैं वो आपको पढ़ा दिए हैं। जो राजस्थान के 27 जो वन्यजीव अभ्यारण्य थे, उन वन्यजीव अभ्यारण्यों में आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान में संरक्षित स्थल या फिर जिनको हम कंजर्वेशन रिजर्व कह देते हैं। तो ऐसे 14 स्थान हैं जहाँ पर संरक्षित स्थल हैं, वो हैं 14 कंजर्वेशन रिजर्व। जो है कई बार एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कौन से ज़िले में है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। सीधा पूछा जाएगा कि जोहड़बीड़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पर है, बीकानेर में है। जवाई बांध जो है लेपर्ड जवाई बांध है यहाँ पर। तो जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट जो है ये कहाँ पर है, पाली में है। जवाई बांध लेपर्ड सेकंड जो है ये संरक्षित स्थल कहाँ है, ये भी पाली में है। तो ये दोनों फर्स्ट सेकंड नाम से बना दिए गए हैं। तो जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट पाली में, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड जो है ये भी पाली में है। बीड नाम से एक संरक्षित स्थल है, ये झुंझुनू में है बीड, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीड जो संरक्षित स्थल है कहाँ पर है, झुंझुनू में है।
बांसियाल खेतड़ी जो संरक्षित स्थल है कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी झुंझुनू में है। तो बीड और बांसियाल खेतड़ी दोनों जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं, ये दोनों कहाँ पर हैं? झुंझुनू में है। बांसियाल खेतड़ी एक बागौर नाम से भी है, वो बागौर वाला जो है ये भी झुंझुनू में है। एक है बीड नाम से, वो झुंझुनू में, एक बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में, एक बांसियाल खेतड़ी बागौर नाम से, वो झुंझुनू में है। ये 3 जो है यहाँ पर झुंझुनू में कंजर्वेशन रिजर्व हैं। और आगे देखोगे आप, अगला भी यहाँ पर मनसा माता, ये भी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। तो झुंझुनू में कई कंजर्वेशन रिजर्व हैं। जो मनसा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल जो है वो 102.31 वर्ग किलोमीटर है। तो 102.31 वर्ग किलोमीटर में ये जो है कंजर्वेशन रिजर्व फैला हुआ है और मनसा माता नाम से इसको हम जानते हैं। ये पूछा गया है कई बार, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? ये झुंझुनू में है। अगला यहाँ पर देखेंगे अपन बीसलपुर टोंक। बीसलपुर जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहाँ पर है? टोंक जिले में। साकम्बरी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू। इन 2 जिलों में इसका विस्तार है, साकम्बरी का, सीकर और झुंझुनू में। और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 131 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साकम्बरी जो कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित स्थल जो है साकम्बरी नाम से, वो जो है 131 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे बड़ा है। लेकिन मनसा माता केवल 102.31 वर्ग किलोमीटर में फैला था, ये 131 में फैला हुआ है साकम्बरी कंजर्वेशन रिजर्व, ये सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। अगला है यहाँ पर सुंदर माता कंजर्वेशन रिजर्व, ये जालौर और सिरोही 2 जिलों में ये फैला हुआ है, जालौर और सिरोही में। साकम्बरी जो था वो सीकर, झुंझुनू में फैला हुआ था, जबकि सुंदर माता जालौर और सिरोही में। रोटू, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? ये नागौर में। तो रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है नागौर में। इसकी भी स्थापना 2012 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल केवल 0.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। 0.72 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में है, ये कई बार पूछा गया है। अगला कंजर्वेशन रिजर्व है यहाँ पर गोगेलाब कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये भी नागौर में है। गोड़ा बिश्नोई नाम से जो है ये कहाँ पर है? जोधपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोड़ा बिश्नोई जोधपुर में है। और गोगेलाब भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोगेलाब संरक्षित स्थल कहाँ पर है? ये नागौर में है। और गोड़ा बिश्नोई कहाँ पर है? जोधपुर में है, क्योंकि बिश्नोई सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर जोधपुर साइड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जोधपुर में ध्यान रखना है। यहाँ पर उम्मेदगंज जो पक्षी विहार है, ये कहाँ पर है? उम्मेदगंज या उम्मीदगंज भी कह देते हैं हम इसको, उम्मेदगंज के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोटा जिले में है उम्मेदगंज पक्षी विहार। तो ये 14 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, ये आपको याद रखने सीधे सीधे, यानी कि डायरेक्ट जिले आपको याद होने चाहिए कौन से जिले में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो जोड़बीट कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर, जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट जो है पाली में, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड पाली में, बीड झुंझुनू में, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में, बांसियाल खेतड़ी बागौर ये भी झुंझुनू में है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में, स्थापना 2009 में, क्षेत्रफल 102.31 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बीसलपुर टोंक में है। साकम्बरी जो है सीकर और झुंझुनू में है, स्थापना 2012 में, क्षेत्रफल 131 वर्ग किलोमीटर और सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। सुंदर माता कंजर्वेशन रिजर्व जालौर और सिरोही में है। रोटू नागौर में है, स्थापना 2012 में हुई रोटू की स्थापना और क्षेत्रफल 0.72 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व रोटू है और साकम्बरी वाला जो है सबसे बड़ा है। गोगेलाब कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में है। गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में है। उम्मेदगंज पक्षी विहार जो कंजर्वेशन रिजर्व है कोटा में है। तो साथियों, अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जिनसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को मैंने जो है यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर कई सारे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नए नए क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं आपके एग्जाम्स में भी। तो वो मैंने यहाँ पर फैक्ट्स डाले हैं, कई एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो आने वाले एग्जाम या फिर पूछे गए एग्जाम से फैक्ट भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो गोडावन पक्षी की मैं बात करता हूँ। तो गोडावन को जो है यहाँ पर 12 मई 1981 के दिन राजकीय जो है यहाँ पर राजकीय पक्षी जो है घोषित किया गया था गोडावन को। तो यहाँ अवकाश नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, राजकीय पक्षी है। तो ये यहाँ पर कई बार मिस्टेक से ध्यान नहीं रहता है, तो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो गोडावन को 12 मई 1981 के दिन जो है राजकीय पक्षी घोषित किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, अवकाश नहीं है, यहाँ पर राजकीय पक्षी है। तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। इसको सोहन चिड़िया कह देते हैं, इसको हुकना पक्षी कह देते हैं, इसको गुधनमेर के नाम से भी हम जानते हैं और मूर्ख पक्षी भी इसको कहा जाता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसके सभी नाम आपको याद होने चाहिए। सोहन चिड़िया भी हम गोडावन को कह देते हैं और हुकना पक्षी भी इसको कह देते हैं, गुधनमेर के नाम से भी जानते हैं, मूर्ख पक्षी भी इसको हम कह देते हैं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 12 मई 1981 को इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया था।
अब मैं 12 ज़िले की बात करूँ तो 12 ज़िले में इसे मालमोरडी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मालमोरडी। तो मालमोरडी के नाम से इसे जाना जाता है। तो 12 ज़िले में इस गोडावन को किस नाम से जानते हैं? मालमोरडी के नाम से। पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि मालमोरडी के नाम से किस पक्षी को जाना जाता है 12 में। तो 12 ज़िले में मालमोरडी के नाम से हम गोडावन को जानते हैं। अगला है यहाँ पर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में राष्ट्रीय मरुद्यान के अलावा अजमेर ज़िले के सौकलिया गांव जो है, तो सांकलिया या सौकलिया भी इसको हम बोलते हैं। तो ये सांकलिया के नाम से भी कई बार आपको लिखा मिलेगा किताबों में। तो ये सांकलिया भी ठीक है और सौकालिया भी ठीक है। तो सांकलिया गांव या फिर सौकालिया गांव जो है ये कहाँ पर है? अजमेर में है। तथा 12 ज़िले में सोरसन गांव है। तो सोरसन और सौकालिया गांव जो है, सांकलिया गांव अजमेर और 12 ज़िले का सोरसन गांव, दोनों जगह पर जो है ये राष्ट्रीय मरुद्यान के अलावा कहाँ मिल जाता है ये गोडावन पक्षी? ये अजमेर ज़िले के सौकलिया गांव में भी मिल जाएगा और 12 ज़िले के सोरसन गांव में भी। सोरसन गांव 12 और सौकलिया गांव अजमेर, यहाँ पर भी ये जो है गोडावन पक्षी आपको मिल जाएगा। जब मैंने राष्ट्रीय मरुद्यान पढ़ाया था, नेशनल डिजर्ट पार्क, तो वहाँ पर भी जो है आपको मैंने बताया था कि गोडावन राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है। 5 जून 2013 को जो है राजस्थान सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट गोडावन चलाया गया था, जिसमें गोडावन पक्षियों को जो है संरक्षित करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिससे कि गोडावन पक्षियों का जो है उनको संरक्षित किया जाए और उनको मारा नहीं जाए, किसी प्रकार से उनका जो है यहाँ पर जो है उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। तो ये प्रोजेक्ट गोडावन चलाया गया था, जून 2013 में चला था। 5 जून 2013 को पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है 5 जून को, तो उस समय जो है ये 2013 में एक प्रोजेक्ट गोडावन चलाया गया था। अब देखिए समगाम जैसलमेर, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। समगाम जो है ये पूर्णतः वनस्पति विहीन गांव है, यहाँ पर कोई प्रकार की वनस्पति नहीं है। तो समगाम जैसलमेर में जो है गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र भी खोला गया है कि मैं यहाँ पर जो है कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल यहाँ पर जो है इनका रिप्रोडक्शन करवाया जाएगा, प्रजनन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर समगाम में गोडावन पक्षियों का जो है जनन करवाया जाता है। तो यहाँ पर कृत्रिम रूप से यहाँ पर प्रजनन केंद्र यहाँ पर खोल रखा है समगाम जैसलमेर में। चिंकारा जो है राजस्थान का राजकीय पशु है और वन्य पशुओं की श्रेणी में इसको हम राजकीय पशु मानते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा राजकीय पशु ऊँट होता है, लेकिन जंगली जानवरों की श्रेणी में मैं बात करूं, जंगली पशुओं की श्रेणी में जो है चिंकारा को राजकीय पशु मानते हैं, जबकि पालतू जानवरों की श्रेणी में हम मानते हैं ऊँट को। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। वन्य पशुओं की श्रेणी में तो चिंकारा राजकीय पशु है। इसे 12 दिसंबर 1983 को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। तो गजेला गजेला जो है ये राजकीय पशु का दर्जा इसको दिया गया था और जो है 12 दिसंबर 1983 को इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। जबकि ऊँट की हम बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा 19 सितंबर 2014 के दिन राजकीय पशु अर्थात पालतू पशुओं की श्रेणी में जो है ऊँट को दर्जा दिया गया राजस्थान के राज्य पशु का। कब दिया गया? 2014 में, सितंबर 2014 में। पहले दिया गया था दिसंबर 1983 में, तो इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था वन्य पशुओं की श्रेणी में चिंकारा को, जबकि ऊँट को 19 सितंबर 2014 को राजकीय पशु मतलब पालतू पशुओं की श्रेणी में दिया गया। ऊँट का वैज्ञानिक नाम है, राजस्थान में जो ऊँट मिलता है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस या ड्रोमेडेरियस जो है इसको हम बोलते हैं। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ऊँट का वैज्ञानिक नाम है, जो कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो ऊँट का वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये जो है जो लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है 2016 में ये पूछा गया था, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अब यहाँ पर हम देखते हैं गागरोनी तोते। गागरोनी तोते जो है इसे हिंदुओं का आकाश लोचन के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदुओं का आकाश लोचन के नाम से किसे हम जानते हैं? गागरोनी तोते को हम कहते हैं, क्योंकि राजा महाराजा इसको संदेश पहुंचाने के लिए पहले काम में लेते थे। तो ये जो है आकाश लोचन के नाम से भी जानता था, क्योंकि ये आकाश में से ही जो है नज़रों से देख लेता था। हिंदुओं के लिए एक जो है यहाँ पर एक नेत्र की तरह काम करता था, तो इस वजह से इसे हिंदुओं का आकाश लोचन कह देते हैं। यह तोता मनुष्य की तरह आवाज़ निकाल सकता है। तो ये मनुष्य की हूबहू नकल निकाल सकता है ये तोता, इसे गागरोनी तोता कहते हैं। तो रावल रतन सिंह भी इसको जो है रखते थे गागरोनी तोते को। तो ये गागरोन झालावाड़ में मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगला 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। कब? अक्टूबर 2009 में। तो 5 अक्टूबर 2009 को जो है भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने गंगाई डॉल्फिन जो है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कुरंजा पक्षी, उसको हम संदेश बाग पक्षी के नाम से भी जानते हैं। ये ताल छापर अभ्यारण्य के अलावा
जोधपुर जो ज़िला है उसकी फलौदी तहसील के खींचन गांव में भी ये पाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कुरंजा पक्षी के बारे में। तो कुरंजा पक्षी तालछापर अभ्यारण्य जो चूरू में है वहाँ तो पाया जाता है। उसके अलावा भी ये जोधपुर ज़िले की फलौदी तहसील के खींचन गांव में भी ये पाया जाता है। तो खींचन गांव में भी ये प्रसिद्ध है कि कुरंजा पक्षियों के लिए खींचन गांव जो है प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। ये खींचन गांव कहाँ है? ये जोधपुर ज़िले में है और ये जोधपुर की फलौदी तहसील में ये गाँव आता है खींचन गांव। यहाँ पर कुरंजा पक्षी जो है आसानी से पाया जाता है। तो यहाँ पर इसे संदेश बाघ पक्षी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ तालछापर अभ्यारण्य की। तो तालछापर अभ्यारण्य के मध्य जो है गुरु द्रोणाचार्य जो थे, उस गुरु द्रोणाचार्य का द्रोणपुर नाम से एक गांव है। तो द्रोणाचार्य का नाम जो रखा गया था उसके गांव के नाम पर ही था। तो द्रोणपुर गांव में रहता था, तो द्रोणपुर गांव के नाम पर ही जो है इसका नाम द्रोणाचार्य रखा था। तो ये तालछापर अभ्यारण्य के क्षेत्र में ये गाँव स्थित है, द्रोणपुर गाँव, जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। तो तालछापर अभ्यारण्य के मध्य गुरु द्रोणाचार्य का गाँव द्रोणपुर गाँव में स्थित है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर 13 सितंबर 2018 की मैं बात करूँ तो राजस्थान सरकार के द्वारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य में लॉयन सफारी पार्क, जो लॉयन होते हैं, तो लॉयन सफारी पार्क जो है वहाँ पर खोला गया है और यहाँ पर 3 शेर रखे गए हैं। तो लॉयन सफारी पार्क कब खोला गया था? 13 सितंबर 2018 को, और वहाँ पर 3 शेर रखे गए हैं नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। ये लॉयन सफारी पार्क खोला गया कहाँ? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, जयपुर में। अगला यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो सर्प उद्यान है, सर्प मतलब सांपों का उद्यान जो है, गार्डन जो है, वो कोटा में स्थापित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान कहाँ पर है? कोटा डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान कहाँ पर है? ये कोटा ज़िले में है, कोटा में। तो सर्प उद्यान जो है कोटा में है। और राजस्थान में 3 जैविक पार्क हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल पार्क भी बोल देते हैं। ये तीनों जैविक पार्क जो हैं, एक है नाहरगढ़ जयपुर में है, दूसरा जैविक पार्क है सज्जनगढ़ उदयपुर में, तीसरा जो है ये माचिया जोधपुर में है। तो तीनों आपको जैविक पार्कों के नाम याद रखने हैं। पहला नाहरगढ़ जयपुर में, दूसरा सज्जनगढ़ उदयपुर में, और तीसरा जो है माचिया जोधपुर में। तो ये आपको याद रखना है, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको याद कैसे रखना है। एक नाहर है यहाँ पर, नाहर मतलब सिंह, शेर वगैरह, और सज्जन का मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा आदमी, और यहाँ पर माचिया मतलब मचा देगा। देखिए नाहर जो है कहीं पर भी जाएगा, चाहे वहाँ कोई भी सज्जन रहता हो, कोई भी रहता हो, लेकिन उसको तो जो है ये शोर मचा देगा। ये नाहर जा करके कहीं भी जाएगा, तो ये नाहर जो है चाहे सज्जन आदमियों के पास जाए, सज्जन लोगों के पास जाए, कहीं भी जाए, तो ये किसी को भी नहीं बख्शता है। वहाँ पर जाकर मचा देता है, धूमधाम मचा देता है ये। तो इस प्रकार 3 जैविक पार्कों के आप याद रख सकते हो, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया। तो अब इस ट्रिक से आप भूलोगे नहीं कभी भी इनको। नाहरगढ़ ये जैविक पार्क है, सज्जनगढ़ और माचिया ये तीनों जैविक पार्क हैं। अब कुछ निर्माणाधीन जैविक पार्क हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है। एक मरुधरा बीकानेर में बनाया जाएगा जैविक पार्क, एक अभेड़ा कोटा में भी निर्माणाधीन है जैविक पार्क। मरुधरा कहाँ है? ये बीकानेर में है। और एक अभेड़ा जो जैविक पार्क है ये कहाँ बनाया जा रहा है? अभेड़ा कोटा में बनाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो है सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? संवत्सर कोटसर ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जो कि चूरू जिले में है। अब आखेट निषिद्ध क्षेत्र टोटल कितने राजस्थान में? 33 हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र क्या होते हैं? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। अब यहाँ पर निषिद्ध का मतलब होता है उन पर रोक लगाना। तो शिकार पर रोक लगाने के लिए कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर शिकार करने पर रोक लगाई गई है, तो उनको बोलते हैं हम आखेट निषिद्ध क्षेत्र। एक है संवत्सर कोटसर, वहाँ ये चूरू जिले में है, और ये जो है सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी जानवर के शिकार पर रोक लगाई गई है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? संवत्सर कोटसर, ये चूरू जिले में है। और सबसे छोटा जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो है कनक सागर, जो कि बूंदी जिले में है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। टोटल 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, 33। तो 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्रों में सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर, चूरू में है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा ही पूछा जाता है आखेट निषिद्ध क्षेत्रों में। तो सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर, चूरू में है, और सबसे छोटा जो है वो कनक सागर है, बूंदी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? संवत्सर कोटसर, चूरू में। सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है कनक सागर, जो कि बूंदी में है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? 12 जिले में है। ब्लैक बक जो होती हैं उनके संरक्षण के लिए ये स्थान खोला गया है, ये स्थापित किया गया है। तो ये 12 जिले में है ब्लैक बक कंजर्वेशन। ब्लैक बक के कंजर्वेशन के लिए रिजर्व
कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। तो जो है ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व खोला गया है 12 डिस्ट्रिक्ट में। अगला है यहाँ पर गिद्ध की मैं बात करूँ। गिद्ध का मतलब आपने गाँवों में देखा होगा, जिसे हम गरुड़ भी बोलते हैं, बाज भी बोल देते हैं, उसको हम चील भी बोलते हैं। तो ये गिद्ध जो होते हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए जो है जोहड़बीड बीकानेर में जो है एक संरक्षण स्थल जो है कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये खोले गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, जोहड़बीड बीकानेर में गिद्धों के संरक्षण के लिए बनाया गया है जोहड़बीड बीकानेर। पूछा जाता है एग्जाम में, गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? जोहड़बीड में है। और ये कहाँ पर है? जोहड़बीड, ये बीकानेर में है। अब यहाँ पर गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व एक जोधपुर में भी स्थापित किया गया है, एक बीकानेर में जोहड़बीड में, एक जोधपुर में। दोनों ध्यान रखना है आपको, बीकानेर में जो है जोहड़बीड में और एक जोधपुर में भी है। राजस्थान का प्रथम गधों का एक अभ्यारण्य है और वो है डूंडलौद में। और डूंडलौद कहाँ है? ये झुंझुनू में आता है। तो डूंडलौद झुंझुनू में जो है एक गधों का एक अभ्यारण्य भी बनाया गया है, जहाँ पर गधे आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो ये राजस्थान का प्रथम जो गधों का अभ्यारण्य है वो डूंडलौद झुंझुनू में है। और डेजर्ट जू जो है बीचवाल बीकानेर में है। डेजर्ट जू की मैं बात करूं, यहाँ पर डेजर्ट जू जो है ये कहाँ पर है? बीचवाल स्थान पर है, जो कि बीकानेर में है। तो वहाँ पर डेजर्ट जू स्थापित किया गया है। ये बीचवाल एक स्थान है बीकानेर में, वहाँ पर डेजर्ट जू है। तो साथियों, ये चैप्टर आपका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और आपको जो है इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ताज़ा आंकड़े इसमें जोड़े गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के साथ ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। पूर्ण रूप से ये टॉपिक आपका अब कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इसके बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है कहीं से, चाहे कोई कुछ भी बोले। आप केवल मेरा ये कंटेंट ही पढ़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना RAS तक का, आपको किसी भी एग्ज़ाम में राजस्थान GK में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपका और सब्जेक्टों की मैं बोल नहीं सकता, लेकिन राजस्थान GK में जो है आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। और अपना जो साइंस का कोर्स है उसके अलावा भी आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। तो आपका जो है आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करें। और मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो कोर्स भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।